सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी काव्य का नया शीर्षक है रहीम का जीवन परिचय। तो यहाँ पर इनका जो जीवन परिचय है हम विस्तृत समझेंगे। तो यहाँ पर ऊपर जो इनका जीवन परिचय आपको दिया गया है ये कुछ संक्षेप में दिया गया है। तो वो इस प्रकार है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में। बच्चों को अब समस्याएं रहती हैं कि मैम हमें ये अंक समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए देखिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ बच्चों, इसको हम किस प्रकार बोलेंगे। 1556 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर नगर में। ठीक है। इसके बाद है प्रमुख रचनाएं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका, भेद वर्णन इनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह। बच्चों अब जैसे कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि रहीम की रचनाओं का पूर्ण संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो बच्चों किस नाम से प्रकाशित हुआ था? रहीम रत्नावली नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद है निधन। इनका जो निधन अर्थात इनकी मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में। 1627 को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? 1627 ईस्वी में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका पूरा नाम क्या था बच्चों? अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म लाहौर नगर, जो कि बच्चों अब पाकिस्तान में है। कहाँ है बच्चों? पाकिस्तान में। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। किन्हीं कारणों से अकबर और बैरम खां में मतभेद हो गया। अकबर ने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज पर भेज दिया। मार्ग में ही शत्रु मुबारक खां ने उनकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के उपरांत अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया तथा इनके पालन पोषण एवं शिक्षा का उचित प्रबंध किया। अपनी प्रतिभा के द्वारा इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के प्रधान सेनापति थे और मंत्री भी थे। ये एक वीर योद्धा भी थे और बड़े कौशल से सेना का संचालन भी करते थे। इनकी दानशीलता की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत के ये पंडित थे। हिंदी काव्य के ये मर्मज्ञ थे और हिंदी कवियों का बड़ा सम्मान करते थे। बच्चों गोस्वामी तुलसीदास से भी इनका परिचय तथा स्नेह संबंध था। वीर योद्धा होने पर भी रहीम अपने नाम के अनुरूप दयालु प्रकृति के थे। बच्चों ये कैसी प्रकृति के थे? दयालु प्रकृति के थे। इनका स्वभाव अत्यंत मृदु और कोमल था। उच्च पदों पर रहते हुए भी इनको घमंड कभी छू नहीं पाया। ये योग्यता के बहुत ही पारखी थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। ये बड़े दानी और उदार और सहृदय के थे। अपने जीवन के संघर्ष से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। इन्हें संसार का बड़ा अनुभव था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया गया। इस अवस्था में भी जब एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन लेने इनके पास पहुंचा तो उसकी दयनीय स्थिति पर रहीम का हृदय आया और उन्होंने यह दोहा लिखकर ब्राह्मण को दिया और उसे रीवा नरेश के पास भेज दिया। वो दोहा क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि हम किसी भी दोहे को किस प्रकार गाकर पढ़ते हैं। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवधु नरेश, जा पर विपदा परत है सब आवे यही देश। ठीक है, क्योंकि आपको दोहे का भी पठन और पाठन आना चाहिए। इसके बाद है इस दोहे को पढ़कर रीवा नरेश ने उस ब्राह्मण को यथेष्ट धन दे दिया। रहीम का अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा। इन्हीं विपत्तियों से संघर्ष करते हुए यह अमर कवि अपना पार्थिव शरीर छोड़कर गोलोकवासी हो गया। रहीम बड़े लोकप्रिय कवि थे। इन्होंने नीति के दोहे तो लिखे ही थे, अर्थात इनके नीति के दोहे जो थे वो सर्वसाधारण की जिह्वा पर अर्थात जीभ पर रहते थे। इनके दोहों में कोरी नीति की नीरसता नहीं है, उनमें मार्मिकता तथा कवि हृदय की सच्ची संवेदना भी मिलती है। अर्थात इनकी
इनके दोहों में हमें इनकी संवेदना के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। इनकी रचना में रीति के अतिरिक्त भक्ति तथा श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना हुई है। रहीम जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, ये जनसाधारण में किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लिख सकते हैं कि ये जनसाधारण में अपनी नीति के दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु इन्होंने कवित्त, सवैया, सोरठा तथा बरवे छंदों में भी सफल काव्य रचना की है। कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों कि रहीम ने अपने दोहों में किन छंदों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने कवित्त, सवैया, सोरठा, बरवे छंदों में काव्य रचना की है। रहीम का ब्रज और अवधी भाषाओं पर समान अधिकार था। कई बार इन्होंने अर्थात प्रश्न आ जाता है कि रहीम ने अपने दोहों में किस भाषा का प्रयोग किया। तो बच्चों, आप लिख सकते हो कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। खड़ी बोली में भी इन्होंने कविताएं लिखकर अपनी प्रतिभा को प्रमाणित किया। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण है। अब पूछ लिया जाता है इनकी भाषा किस प्रकार की है। तो आप लिख सकते हैं इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण है, जिसमें ब्रज, खड़ी बोली, संस्कृत, अरबी, फारसी तथा तुर्की आदि भाषाओं के शब्दों का सहज स्वाभाविक प्रयोग दृष्टिगत होता है। पुराणों सहित अनेक शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण संस्कृत की तत्सम शब्दावली का इन्होंने खूब प्रयोग किया। अपने शास्त्र ज्ञान के कारण ही ये मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत नीति युक्त काव्य की रचना करने में सफल रहे। बच्चों, रहीम सतसई अपने नीतिपरक उपदेशात्मक दोहों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जैसे कई बार आपका पूछ लिया जाता है कि रहीम सतसई किस कारण से प्रसिद्ध है। तो आप लिख सकते हैं कि ये नीतिपरक उपदेशात्मक दोहों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कुल 115 छंदों में रचित, इसमें कुल कितने छंद हैं? 115 छंदों में रचित वर्व नायिका भेद वर्णन, नायक नायिका भेद वर्णन पर लिखित हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ है, जिसमें श्रृंगार की प्रधानता है। मदनाष्टक में इन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाओं का सरस चित्रण किया है। हिंदी साहित्य में रहीम का काव्य, विशेष रूप से उनके नीति के दोहे, अपनी प्रासंगिकता के कारण सदैव विशेष स्थान के अधिकारी रहेंगे। हिंदी काव्य जगत में जब जब नीति काव्य की चर्चा होगी, तब तब रहीम का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आप इस जीवन परिचय को अपनी कॉपी पर लिखकर याद करिए, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें।